मित्रों, जय हिंद, जय भारत। पुनः आज आपका ऑनलाइन शिक्षण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भाइयों बहनों, पिछले कुछ समय से हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं। अभी हमने कुछ काव्यांश पढ़े हैं। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ व्याकरण के एक चैप्टर को लेकर के, जिस पर हम चिंतन करेंगे। तो व्याकरण का जो चैप्टर है वह है भाषा, व्याकरण और लिपि। ये जो भाषा, व्याकरण और लिपि है, ये हमारी कक्षा 12 की जो अनिवार्य हिंदी है, उस अनिवार्य हिंदी का एक भाग है, जिसके अंदर 2 अंक के बोर्ड में प्रश्न आते हैं। तो इस पर हम आज चिंतन करेंगे, भाषा, व्याकरण और लिपि। भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, लिपि क्या है, और ये जो भाषा है, ये जो व्याकरण है और ये जो लिपि है, इस पर हम शिक्षण करने जा रहे हैं। भाषा, तो भाषाएं प्राणियों द्वारा, कोई प्राणी अपने जो विचार, कोई भी प्राणी अपने जो विचार रखते हैं, जो प्राणियों की जो भावनाएं होती है, उन भावनाओं को संदेश के रूप में व्यक्त करना, यानी उनको संदेश और सूचना के रूप में अभिव्यक्ति देना, वह है भाषा। तो भाषा क्या है? तो विचार, भावनाएं और संदेश, विचार, भावनाएं और संदेश, इनकी अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। विचारों की, भावनाओं की और संदेशों की जो अभिव्यक्ति है, इट मीन्स भाषा। यूँ बोलचाल में हम जो वार्तालाप कर रहे हैं, ये भाषा है। अब जो भाषा है, इसको प्रकट करने का, भाषा को प्रकट करने का क्या क्या माध्यम है, किस किस माध्यम के द्वारा भाषा को प्रकट किया जाता है? तो भाषा को प्रकट करने के प्रमुख माध्यम, यानी कितने माध्यम है? तो 3 माध्यम है भाषा को प्रकट करने के। तो कौन करेगा? कोई प्राणी मात्र। जो प्राणी मात्र है वो भाषा को प्रकट करेगा, और उनके प्रमुख जो माध्यम है वो है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। कोई भी प्राणी मात्र है वो भाषा को अभिव्यक्त करता है, और अभिव्यक्त करेगा तो उसका एक माध्यम होता है, और वो माध्यम है आपके मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब ये हम इधर चलते हैं तो पता लगता है कि मौखिक क्या है, लिखित क्या है और सांकेतिक क्या है। तो हमारे ध्यान में आना चाहिए मौखिक, यानी जिसको बोल करके अभिव्यक्ति दी जाए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये बोल कर जो अभिव्यक्ति हैं, ये मौखिक है। लिखित, जैसे मैंने ये लिखा है तो ये लिखित है मेरी भाषा। सांकेतिक, तो मैं जिसको संकेत या इशारों से समझा रहा हूँ, वह सांकेतिक भाषा है। तो भाषा के ये 3 मुख्य माध्यम बताए हैं। या प्रश्न बोर्ड में कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाषा का मुख्य रूप कितना है? तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप माने गए। 2 रूप कौन कौन से? मौखिक और लिखित। फिर बात आती है कि भाषा है, तो भाषा है तो उसके कोई रूप होगा। तो भाषा का रूप क्या है? तो भाषा का रूप है व्याकरण। हम भाषा से आगे चलते हैं तो भाषा सुदृढ़ कब होती है, भाषा मजबूत कब होती है, भाषा ताकत के साथ कब खड़ी रहती है? तो उसकी एक व्यवस्थित व्याकरण हो। जब व्यवस्थित व्याकरण होगी तो वह भाषा अपनी ताकत के साथ में, हमेशा संबल के साथ में चलती रहेगी। तो दूसरा बिंदु, पहला तो हमने पढ़ा है भाषा। तो भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं, और भाषा के माध्यम क्या है, और भाषा के प्रकार। अब दूसरा बिंदु है व्याकरण। तो व्याकरण क्या है? तो सामान्य सी बात है कि कोई भी भाषा है, उसका जो शुद्ध रूप है, क्या शुद्ध रूप, कोई भी व्याकरण, भाषा का शुद्ध रूप व्याकरण कहलाती है। भाषा का शुद्ध रूप क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। कोई भी भाषा, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे तमिल हो, चाहे मलयालम हो, जो भी, तो भाषा का जो शुद्ध रूप है वो क्या कहलाती है? तो वो व्याकरण कहलाती है।
या हम इसको ऐसे कह सकते हैं परिष्कृत रूप, भाषा का परिष्कृत रूप, यानी शुद्ध रूप से उसका माप तोल किया गया हो, शुद्धता आंकी गई हो, वो परिष्कृत होता है। यानी कि बोलने और लिखने से संबंधित, बोलने और लिखने से संबंधित जो नियम है, जो नियमावली है, उन नियमों की जो जानकारी देने वाला शास्त्र है वो व्याकरण कहलाता है। यानी बात क्या है, तो व्याकरण किसे कहते हैं, प्रश्न बनता है परीक्षा में, तो व्याकरण किसे कहते हैं, तो जो बोलने यानी कि बोलने और लिखने इनसे संबंधित जो नियम हैं, उन नियमों की जो जानकारी देने वाला शास्त्र है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण यानी भाषा का शुद्ध रूप, व्याकरण यानी भाषा का परिष्कृत रूप, और भाषा यानी कि भाषा के अंदर जो नियमावली है, उन नियमावली से बोलने और लिखने से संबंधित जो शास्त्र हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। फिर हम चलते हैं आगे कि भाई व्याकरण है तो व्याकरण का कोई घटक भी होंगे, व्याकरण के कुछ घटक भी होंगे, तो व्याकरण घटक के आधार पर ही चलेगी। व्याकरण के कुछ घटक के बगैर कुछ वस्तु चलने वाली है नहीं, इसलिए व्याकरण में मुख्यतः ये जो नियमावली है किस पर चलेगी, तो उनके घटकों के आधार पर चलेगी। तो घटक कौन कौन से हैं, तो व्याकरण के घटक, तो सबसे पहली बात आती है ध्वनि। कोई भी बोलता है तो उसका ध्वनि का उच्चारण कैसा हो, फिर ध्वनि में वर्ण कैसे कैसे हो, फिर वर्णों के द्वारा ये बीच के अंदर शब्द आते हैं तो वो शब्द कैसे हो, और शब्द पद कब बनते हैं और पद शब्द कब बनते हैं, तो ये भी एक व्याकरण का भाग है। ये तो हम आगे व्याकरण के अंदर और गहराईता से जब जाएंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि पद क्या है, शब्द क्या है, फिर शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्य से वाक्यांश बनते हैं, और वाक्यांश में भी उसमें काव्य भाषा होती है जिसको हम पद्यांश बोलते हैं। यानी ये सब क्या है, तो व्याकरण के अंग हैं। प्रश्न बनता है बोर्ड में कि व्याकरण के कौन कौन से घटक हैं, व्याकरण के कौन कौन से घटक हैं, तो ध्वनि, वर्ण, पद, शब्द, वाक्य, वाक्यांश और पद्यांश। यहाँ से प्रश्न बनता है व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है, तो फिर व्याकरण की परिभाषा पूछी जाती है। फिर यहाँ से प्रश्न बनता है भाषा को प्रकट करने का माध्यम कौन सा है, तो भाषा को प्रकट करने का माध्यम है मौखिक, लिखित और सांकेतिक। फिर यहाँ से प्रश्न बनता है कि भाषा क्या है, तो भाषा किसे कहते हैं, तो अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है, अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। यानी अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने संदेशों को, अपनी सूचनाओं को व्यक्ति एक दूसरे के पास में पहुंचाता है, यानी ये अभिव्यक्ति के माध्यम से, वो अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। अब हम आगे चलते हैं, घटक के बाद में हम बात करते हैं कि व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग हैं, तो व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग माने गए हैं। व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग माने गए, तो 3 अंग माने गए। अब 3 अंग कौन कौन से हैं, तो बात आती है पहला वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग हैं। इनको कभी कभी आपको व्याकरण में अलग अलग पुस्तकों के अंदर ऐसा भी मिल सकता है कि वर्ण विचार या शब्द विचार या वाक्य विचार। वही वर्ण के ऊपर चिंतन करना, वही शब्द के ऊपर चिंतन करना और वही वाक्य के ऊपर चिंतन करना। तो व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बोर्ड में प्रश्न आता है कि व्याकरण के मुख्यतः कितने अंग हैं, तो व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग माने गए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हो सकता है आपको कई बार व्याकरण की पुस्तक में 4 भी मिल जाए, ऐसी पुस्तकें भी मिलेगी जिसके अंदर आपको प्रश्न में ऐसा मिले कि व्याकरण के कितने अंग हैं, तो उस पुस्तक में मिल जाएगा आपको कि व्याकरण के 4 अंग हैं। तो फिर वहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको, तो क्या करना, तो अगर माना कि वहाँ 4था अंग मिलेगा आपको पद विचार। पद विचार ये संस्कृत में मिल सकता है, हमारी हिंदी की व्याकरण की पुस्तक में हो सकता है कि अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की पुस्तक है उसमें नहीं मिले, लेकिन संस्कृत में मिल सकता है कि पद विचार। या आपको कहीं कोई गाइड पढ़ के आओ और फिर कहोगे गुरुजी हमने तो वहाँ पढ़ा था कि व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग है, कहीं 4 अंग मिलते हैं, कहीं 3 अंग मिले, तो लेकिन हमें 3 अंगों को याद अवश्य रखना है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। फिर बात आती है ये वर्ण विचार क्या है, तो वर्ण विचार क्या है, तो पहला अंग है वर्ण विचार। तो व्यक्ति के मुख से निकलने वाली ध्वनि, जो ध्वनि व्यक्ति जो बोल रहा है वह ध्वनि, वह क्या है, वर्ण विचार है। जैसे मैंने बोला कहो
च ट त प म य। ये क्या है? ये वर्ण विचार है। यानी इसको हम भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में भी जानते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण है। यानी कि व्यक्ति के मुख से जो निकलने वाली जो ध्वनि है वह वर्ण है। यानी इसको हम भाषा की सबसे छोटी इकाई भी मानते हैं। जिसमें जैसे उदाहरण लिखा मैंने, क है, च है, प है, ल है आदि। फिर बात आती है दूसरा भाषा का अंग, तो शब्द विचार। तो शब्द विचार क्या है? तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। वर्णों का जो सार्थक समूह है, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अर्थात वर्णों का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा सार्थक मेल, वर्णों का ऐसा सार्थक मेल जो जिससे अर्थ स्पष्ट हो, वहाँ क्या है? तो वहाँ है शब्द। वही है शब्द। जैसे आपके कमल, पवन, ये संगीत, ये क्या है? ये शब्द है। फिर कहते हैं तीसरा अंग है वो है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार क्या है? तो वाक्य विचार बात आती है कि शब्दों का ऐसा समूह जैसे अर्थ और अभिप्राय स्पष्ट हो। कोई भी वाक्य बोल रहा है, राम जोधपुर गया, राम जयपुर गया, राम दिल्ली गया, तो ये जो जिसे वाक्य बोल रहे हैं और वो उस वाक्य में क्या है? तो शब्द हैं। वाक्य में क्या है? शब्द। शब्दों का ऐसा समूह है जिससे अर्थ और अभिप्राय स्पष्ट हो रहा है कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है, तो वहाँ क्या हो गया? वाक्य। तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे अर्थ और अभिप्राय स्पष्ट हों, वहाँ पर वाक्य होता है। अर्थात शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तो मुख्यतः व्याकरण के अंगों के बारे में हमने चर्चा की। तो व्याकरण के अंग कौन कौन से? तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब बात आती है कि कोई भी भाषा होती है उसकी व्याकरण होती है, और भाषा होती है उसकी व्याकरण होती है। तो व्याकरण को भी एक लिखने का तरीका होता है। व्याकरण किस में होगी? लिखने। तो व्याकरण के लिखने की भी एक कोई होती है लिपि। उसको क्या बोलते हैं? लिपि। तो बात आती है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लिपि किसे कहते हैं? बोर्ड में प्रश्न आ जाता है। तो लिपि क्या है? तो लिपि एक प्रकार की क्या है? लिपि एक प्रकार का लिखने का तरीका। चाहे उर्दू भाषा हो, चाहे इंग्लिश भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, जिसको जैसे लिखा जाता है, जो लिखने का तरीका है वह उसकी लिपि होती है। अब जैसे माना कि अपनी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी, जैसे उर्दू की है, फारसी है, अंग्रेजी की रोमन है। तो ये इस प्रकार इनकी भी अपनी देवनागरी लिपि हैं। अब बात आती है कि लिपि कहते किसे हैं, हम लिखते कैसे हैं? तो जो लिखने का तरीका है वो लिपि है। लेकिन कभी कई बार ऐसी बातें आ जाती है कि तो जो लिखने के लिए जो जिन ध्वनि चिह्नों का, जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, लिखने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा को लिखने का एक तरीका, भाषा को जो लिखने का तरीका है वही हमारी लिपि होती है। भाइयों बहनों, इसको शिक्षण को, वीडियो को एक बार नहीं जब 2 बार देखना, और 2 बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और समझने के पश्चात आपको कोई समस्या आए तो कमेंट्स में लिख करके ध्यान दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।